हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपका तीसरा लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और उसके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, उसमें डायमेंशंस क्या होते हैं ये देखेंगे और डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं या बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो डायमेंशंस क्या है, पहले हम इसको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे हमने देखा कि स्पीड जो है, स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, एक ये जो है व्युत्पन्न जो है राशि है, व्युत्पन्न राशि है, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, यानी कि डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड फॉर्म होती है, स्पीड जो है हमें फाइंड होती है। अब अगर हमें जो है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमें पता है कि डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दोनों को अगर हमें यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाता है लेंथ में। डिस्टेंस जो है वो लेंथ के इक्विवेलेंट है, तो इसको मेजर करेंगे हम मीटर में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा, जो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी, डिस्टेंस की यूनिट है वो है मीटर और टाइम की यूनिट है वो सेकंड। लेकिन स्पीड की अगर हमें यूनिट फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा, सिंपल ये क्या करते हैं कि हम डिस्टेंस की यूनिट से टाइम की यूनिट को डिवाइड कर देंगे, यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि जो यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस पूरा लिखेंगे, यूनिट ऑफ डिस्टेंस टू द पावर 1, एंड इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यूनिट ऑफ टाइम टू द पावर -1, डिस्टेंस की पावर 1 और टाइम की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय। तो यानी क्या हुआ कि अगर हमें किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल यूनिट पर पावर रेज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम डिस्टेंस की पावर 1 किया है और टाइम की पावर -1 कर दिया है। तो ये जो टाइम हमने डिस्टेंस की पावर 1 कर दिया और टाइम की पावर -1 कर दिया, तो ये जो पावर्स हैं, ये जो पावर्स लगाते हैं बेस यूनिट पर, ये बेस यूनिट है यानी फंडामेंटल यूनिट है। तो जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर हम बेस यूनिट के ऊपर जो पावर्स लगाते हैं ताकि हम डिराइव्ड यूनिट फाइंड कर सकें, तो ये जो पावर्स लगाई जाती हैं, इन्हीं पावर्स को हम लोग कहते हैं डायमेंशंस। तो अगर हमसे कोई पूछे कि स्पीड की डायमेंशन क्या है, स्पीड की डायमेंशंस क्या होंगी, तो स्पीड के लिए डायमेंशंस की बात करें तो वो होंगी डिस्टेंस पे -1, यानी कि यहाँ पर हम लेंथ कहेंगे, इसको डिस्टेंस को हम लेंथ कह सकते हैं, सिंपली लेंथ कह सकते हैं, लेंथ की पावर -1 +1 कह सकते हैं या 1 कह सकते हैं सिंपली, और टाइम टू दी पावर -1। ठीक है, तो ये जो पावर्स हैं, हम कहेंगे स्पीड की डायमेंशन क्या है, तो स्पीड की डायमेंशन है लेंथ के लिए -1 और टाइम के लिए लेंथ के लिए 1 और टाइम के लिए -1। तो ये जो पावर्स लगाए गए, इन्हीं पावर्स को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब ये डेफिनेशन में क्या लिखा है, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो डायमेंशंस है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो कहा गया है, ये फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पर जो मतलब होगा वो कोई जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि अदर देन सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी कल, एक तो सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और अदर देन जो सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएंगी। तो अगर हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द powers to which the fundamental units are raised to in order to obtain the derived unit of the quantity। तो क्वांटिटी की जो derived unit है
क्वांटिटी की जो डेराइव्ड यूनिट है, ये जो यूनिट जो स्पीड की यूनिट आएगी इसको हम डेराइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। ये जो यूनिट है वो डेराइव्ड यूनिट है। और लेंथ क्या है, लेंथ की जो यूनिट आएगी यानी कि लेंथ की यूनिट हो गई, अगर हम एमके सिस्टम में जाए या एसआई सिस्टम में जाए तो एसआई सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होगी उस यूनिट को हम लोग कहते हैं मीटर, और टाइम की जो यूनिट होगी सेकंड। तो डेराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए डेराइव्ड यूनिट जो है वो हो जाएगी मीटर, मीटर टू द पावर 1, मीटर टू द पावर 1 और सेकंड टू द पावर -1। तो ये यूनिट किसकी हो गई, ये स्पीड की यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू m इंटू एस टू द पावर -1। ये इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है m अपॉन एस, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या है, मीटर पर सेकेंड जो है ये मीटर पर सेकेंड स्पीड की यानी कि डेराइव्ड यूनिट है, स्पीड की डेराइव्ड यूनिट है। स्पीड क्या है, स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसकी यूनिट क्या हो गई, डेराइव्ड यूनिट हो गई। तो जो हम यहाँ पर पावर रेज करते हैं फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर रेज करते हैं ताकि हमें डिराइव्ड यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट फाइंड हो सके, तो उस पावर को डायमेंशन बोला जाता है। हिंदी में अगर कहें, हिंदी वाले बच्चों के लिए, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं, इनको घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं, इनको घात कहते हैं। घातें होती हैं जिन्हें उस राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जो मूल मात्रकों पर हमने घातें चढ़ा रखी हैं, ये घातें जो चढ़ा रखी हैं, इन घातों को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी कि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी डेराइव्ड यूनिट फाइंड करना चाहें तो हम फंडामेंटल यूनिट के ऊपर कुछ पावर्स लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड। अब कहीं देखिए ये तो हम बात कर रहे थे जो है स्पीड की, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो सेकंड के ऊपर -2 पावर है और मीटर के ऊपर 1 पावर है। तो अब क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन की यानी त्वरण की अगर हमें डायमेंशन बताइए तो हम कहेंगे कि मीटर पे पावर 1 है और सेकंड पे पावर -2 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कहें तो ये जो है आपका कहलाता है डायमेंशन। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है। तो अब यही जो स्पीड की बात करें, अगर स्पीड में क्या हुआ कि स्पीड, अगर हम बात करें स्पीड है तो स्पीड को हमने लिखा डिस्टेंस, दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में हम इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग यूनिट में। कैसे, जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है। तो हम कहेंगे कि स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर। जैसे हम कहें गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है या 100 किलोमीटर पर आवर है, 200 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर में इसको व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात में स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में भी कह सकते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस को आपने मीटर में मेजर किया है और टाइम को सेकंड में किया है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड को हम ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो कितने मिनट में चलता है, तो हम कहेंगे किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे भी बता सकते हैं। तो कोई भी यूनिट हो सकती है उसकी, ठीक है ना। वैसे भी हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम पढ़े थे, FPS सिस्टम अलग है, CGS सिस्टम अलग है, MK सिस्टम अलग है, SI सिस्टम अलग है। तो अलग अलग सिस्टम की बात करें तो अलग अलग जो मेजरमेंट की हमारे पास स्केल है या यूनिट है, उस यूनिट में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग हम व्यक्त कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मीटर क्या है, मीटर डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, किलोमीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। सिमिलरली
यहाँ पर क्या किलोमीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। और नीचे जो हमने यहाँ पर आवर्स लिया हुआ है, ये सेकंड लिया हुआ है, ये सेकंड लिया हुआ, मिनट भी हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए मिनट दिया हुआ, मिनट दिया हुआ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टाइम की यूनिट है और ये डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर क्या, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट है। ठीक, यहाँ पर क्या, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। यानी हर बार क्या कर रहे हैं हम, चाहे कोई भी सिस्टम अप्लाई करें, कोई भी सिस्टम में किसी भी तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें स्पीड को, हमें करना क्या होगा, हर बार हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तब हमें स्पीड मिलेगी। अब वो डिस्टेंस चाहे आप किलोमीटर में मेजर करें, चाहे मीटर में मेजर करें और चाहे सेंटीमीटर में मेजर करें, लेकिन आपको ऊपर डिस्टेंस रखना है, न्यूमरेटर में डिस्टेंस रखना है, डिनोमिनेटर में टाइम को रखना है। अब टाइम हम चाहे आवर्स में मेजर करें, चाहे मिनट में मेजर करें, चाहे सेकंड में मेजर करें। यानी आपने ये देखा कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हर बार क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो हर बार क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की पावर 1 है और टाइम की पावर -1 है। ठीक है, अब अगर आपसे यूनिट कही जाती है कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होंगे, तो यूनिट ऑफ स्पीड जो है निकालने के लिए आप क्या करोगे कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस कर लोगे की पावर 1 और यूनिट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम टू द पावर -1। ठीक है, अब ये डिस्टेंस चाहे किलोमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ, सिंपली यहाँ पर डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग लेंथ मानते हैं, लंबाई मानते हैं, लंबाई लेंथ हो गई, तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ टू द पावर 1 एंड यूनिट ऑफ टाइम टू द पावर -1। ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम टू द पावर -1। तो हर बार क्या करना है कि आपको लेंथ की, चाहे सिस्टम चाहे किलोमीटर पर सेकंड में हो, चाहे किलोमीटर पर आवर हो, चाहे किलोमीटर पर मिनट में हो, हर एक बार क्या करना होगा कि हमें यूनिट लेंथ की जो भी यूनिट लेंगे उसकी पावर 1 लगाना होगा और टाइम की पावर -1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर की पावर 1 करना पड़ेगा और आर की पावर -1 करना पड़ेगा। सिमिलरली मीटर है तो मीटर की पावर 1 करना पड़ेगा और सेकंड की पावर -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा गया कि ये जो पार्ट्स लगा रहे हैं, ये जो पार्ट्स लगी हुई हैं, ये पार्ट्स 1 है, लेंथ के लिए 1 है, यानी लेंथ पे पावर 1 है और टाइम पे पावर, लेंथ के पावर 1 है और टाइम के लिए पावर -1 है। तो यही जो पार्ट्स हैं ये आपकी क्या कहलाएंगे, ये पार्ट्स कहलाएंगे आपके डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसको समझें। डायमेंशनल फार्मूले के लिए क्या करते हैं कि अगर हम मैकेनिक्स की बात करें या थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो मैकेनिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स है, उस केसेस में क्या करते हैं कि जहां जहां पर लेंथ होगा, लेंथ को, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है लेंथ आपने किसमें किलोग्राम में लिया है या ग्राम में लिया, लेंथ आपने मीटर में लिया है या सेंटीमीटर में लिया है या किलोमीटर में लिया है, या यूनिट आपने जो है टाइम के लिए क्या लिया है, चाहे आवर्स लिया है, मिनट लिया है, सेकंड लिया है। ये जब कंफर्म नहीं है तो हम क्या करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते हैं कि लेंथ के लिए हम लोग एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल एल। ठीक है, जहां पर भी लेंथ आएगा, लेंथ की जगह कैपिटल एल लिख देंगे। ठीक है, यूनिट के रूप में। और इसी तरीके से जो मास होगा, मास के लिए हम कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे। और टाइम के लिए जहां भी टाइम लिखना होगा फॉर्मूले में, वहां पर हम कैपिटल, ये नए डिनोमिनेटर जो है नोटेशंस है, डिनोशंस है, जहां पर हम एल का इस्तेमाल करेंगे लेंथ के लिए, मास के लिए एम का और टाइम के लिए कैपिटल टी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें बात करें टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को हम लोग थीटा से लिखेंगे। अगर कहीं करंट की बात आती है, करंट आती है तो करंट के लिए हम लोग कैपिटल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो
अब हम ये यूनिट लिखने के लिए, ये डायमेंशंस लिखने के लिए, यानी कि इन डायमेंशंस को हम आखिर व्यक्त कैसे करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का या एक्सप्रेस करने का तरीका देखिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जहां जहां पर लेंथ की बात आएगी वहां पर हम लोग L लिखेंगे, जहां जहां मास आएगा वहां पर हम लोग M लिखेंगे, जहां जहां टाइम आएगा वहां पर T लिखेंगे, जहां जहां टेम्परेचर आएगा वहां थीटा लिखेंगे, करंट आएगा तो एम्पियर लिखेंगे, और भी जैसे जो है कभी कभी टेम्परेचर के लिए कैपिटल K का इस्तेमाल करते हैं, कई थीटा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कहीं कोई फॉर्मूला ऐसा है, चाहे चलो हम स्पीड का ही मान लेते हैं, जो स्पीड का लेके चल रहे थे, तो स्पीड के लिए अगर हमें मान लीजिए कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, स्पीड के लिए डायमेंशंस को व्यक्त करना है, ठीक है। तो डायमेंशंस को हम, स्पीड की डायमेंशंस कैसे व्यक्त करेंगे इसको समझिए कि हम क्या करेंगे। देखिए स्पीड के लिए जो फॉर्मूला आता है लेंथ अपॉन टाइम, देखा हमने, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, L लिखेंगे, और अपॉन टाइम हो गया, T हो गया, ठीक है। अब ये T को ऊपर लेके जाए तो L और T टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में। तो ये जो हमने लिखा है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर लेंथ पर पावर -1, लेंथ पे पावर 1 है और टाइम पे पावर -1 है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो फॉर्मूला, जो डायमेंशंस का रिप्रेजेंटेशन है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन यहाँ पर 1 है और -1 है, किसमें, लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है। ये कंप्लीट जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं कि हमें हमेशा जो है इन तीन चीजों को जरूर लिखना होता है, तीनों की पावर हमें बतानी जरूरी होती है, लेंथ, मास और टाइम की। बाकी को लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर ये फार्मूले में नहीं आ रहा टेम्परेचर और करंट वगैरह, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लेंथ, मास और टाइम को हमें लिखना आवश्यक होता है। तो देखिए हमेशा हर एक फार्मूले को क्या है कि हम ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें लेंथ के लिए a पावर लगाई गई है, यानी कि लेंथ के ऊपर a पावर, यहाँ पर a बराबर 1 है, ठीक है। इसी तरह से मास के ऊपर अगर कहा जाए कि मास की जो डायमेंशन निकल के आती है, कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एग्जांपल हम दे रहे हैं कि कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें लेंथ के ऊपर हम, लेंथ की जो डायमेंशन है वो a है, मास की डायमेंशन b है, टाइम की डायमेंशन c है, और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इसकी डायमेंशन यानी थीटा की डायमेंशन जो है, थीटा की जो डायमेंशन है वो d है। ये एग्जांपल मान लेते हैं, और मानना हो तो एम्पियर की भी मान लेते हैं, कि F मान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल, उसको डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। फिर से समझिए, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने ऐसी ली है जिसमें लेंथ की डायमेंशन a है, मास की डायमेंशन b है, टाइम की डायमेंशन c है, टेम्परेचर की डायमेंशन d है। तो इसका डायमेंशन, इसकी डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, पहले हम m लिखेंगे और m के ऊपर जो भी पावर होगी, मान लीजिए यहाँ पर b पावर है, ठीक है, लेंथ के ऊपर a पावर है, ठीक है, टाइम के ऊपर c पावर है, थीटा के ऊपर d पावर है। तो ये डायमेंशन है, मास की डायमेंशन b है, लेंथ की डायमेंशन a है, टेम्परेचर की डायमेंशन c है, थीटा की डायमेंशन, वो टाइम की डायमेंशन c है, और टेम्परेचर की डायमेंशन d है। और फिर इसको क्या करेंगे, एक बड़े ब्रैकेट में इसको ऐसे हम बंद कर देंगे। तो ये जो लिखा हुआ है डायमेंशन का एक्सप्रेशन जो है, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत बेसिक से लेके चलते हैं, वहां से समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा सा, जो सबसे बेसिक जो आपका फॉर्मूला है उसको लेते हैं। मान लीजिए एरिया है, ठीक है, एरिया है, पहला हम ले लें एरिया। तो एरिया के लिए पहले हम फॉर्मूला देखें। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
तो एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी होता है। अब देखो लेंथ का अगर हम यूनिट हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एरिया में हम क्या करेंगे, पहले हम L का लेंथ का डायमेंशन और मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेड्थ के डायमेंशन से। तो देखिए लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ का जो डायमेंशन है वो हमें पता है कि L होता है, इसको ऐसे लिख दें एक ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ हमने किस में मेजर करेंगे, वो भी एक लेंथ होती है, ठीक है। तो लेंथ का जो डायमेंशन होगा वही यहाँ पर ब्रेड्थ का भी डायमेंशन होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L टू द पावर 2 और ये ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में लगा दिया। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने भी बताया था कि M, L और T की पावर्स को लिखना, डायमेंशन को लिखना आवश्यक है। जब ना हो तो क्या करते हैं, हम उसको पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, M टू द पावर 0, L टू द पावर 2 और T पे देखिए कोई पावर नहीं है T पे, तो इस पे भी पावर 0 लगा देंगे। तो अब आपसे कोई पूछे कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होगा M टू द पावर 0, L टू द पावर 2, T टू द पावर 0। और पूछे कोई आपसे कि डायमेंशंस क्या होगी, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, बट डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, डायमेंशंस कहेंगे आप तो कहेंगे 0, 2, 0, ठीक है, किसमें, इन मास, लेंथ एंड टाइम, या M, L एंड T। मास, लेंथ और टाइम में डायमेंशन कितनी है, 0, 2, 0, 0, 2, 0। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M टू द पावर 0, L टू द पावर 0, T टू द पावर 0। और डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशंस क्या होंगे, 0, 2, 0, किसमें, मास में 0 होगा, लेंथ में 2 होगा और टाइम में 0 होगा। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं इसी तरह से, एरिया का हो गया। एरिया के बाद देखिए वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम V जो है, V वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई बने चौड़ाई बने ऊंचाई। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखो डायमेंशन अगर आपको इधर का कोई सिंबल पता हो, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम को हम V से लिखते हैं, एरिया को A से लिखते हैं, तो इसको अगर हम लिखें एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब होता है डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L लेंथ का डायमेंशन L हो गया, गुणे ब्रेड्थ का डायमेंशन भी L हो गया, और गुणे H का डायमेंशन भी L हो गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं L क्यूब, ठीक है। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो कंप्लीट फार्मूला क्या हो जाएगा, M टू द पावर 0, M टू द पावर 0, L टू द पावर 3 और T टू द पावर 0, ठीक है। तो ये और डायमेंशन क्या होंगे इसकी, डायमेंशन होगी 0, 3, 0, किसमें, M, L और T में, M L T में इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, 0, 3, 0। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M टू द पावर 0, L टू द पावर 3, T टू द पावर 0। नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। अब देखिए डेंसिटी की बात करें।
डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी देखिए क्या होता है, डेंसिटी घनत्व, घनत्व कहते हैं हिंदी में। डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसका डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी को हमेशा रो से लिखते हैं, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास के लिए देखिए फार्मूला क्या होगा, मास के लिए हम m लिखते हैं, m लिखते हैं, अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, अभी आपने निकाला है। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, m L टू द पावर -3, m L टू द पावर -3। तो कंप्लीट फार्मूला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर t आया नहीं है, t है नहीं, तो टाइम की पावर 0 हो जाएगी। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, m टू द पावर 1 L टू द पावर -3 t टू द पावर 0। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और अगर हम बात करें इसमें कि इसका जो है इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन हो गया, मास में इसका डायमेंशन हो जाएगा 1, लेंथ में हो जाएगा -3 और टाइम में हो जाएगा 0। ये डायमेंशन हो गए, मास में 1, लेंथ में -3 और टाइम में 0, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लें चाहे स्पीड ले लें, ठीक है। वेग चाल, तो स्पीड चाल जो होती है दूरी बटे समय, डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशन अगर हम बात करें, स्पीड को अगर हम लिखते हैं तो v से लिख लें, वेलोसिटी v स्मॉल v से लिखते हैं, तो v का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर लेंथ का डायमेंशन हो गया और नीचे टाइम का डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा L t पावर -1, अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो कंप्लीट फार्मूला क्या हो गया, कंप्लीट इसका जो फार्मूला हो गया m0 L t -1, ठीक। स्पीड हो गया। एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में जो है वो होता क्या है, वेग परिवर्तन की दर है, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, Lt-1 था और टाइम नीचे आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, Lt-2 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, m0 L t-2, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। फोर्स, फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स अगर हम बात करें, स्पीड जो है, फोर्स ध्यान रखिएगा फार्मूला F ma होता है, लेकिन ये किस केस में होता है इसको भी ध्यान रखना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप फर्स्ट ईयर में जो आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर पढ़ोगे, वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो स्पीड, जो पार्टिकल की स्पीड है वो जो है वो प्रकाश की चाल की तुलना में, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत 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 कम है, यानी कि स्पीड जो है बहुत कम रखते हैं। उस केस में जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो जाएगा m, मास के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो m बनेगा, और एक्सेलरेशन के लिए Lt-2 कर दिया। तो ये फार्मूला इसका बनता है m L t-2, या ऐसे लिख सकते हो m की पावर 1 L की पावर m की पावर 1 L की पावर -1 और t की पावर -2। ये सिंपली इसको याद रखने के लिए MLT-2 याद रखा जाता है हमेशा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और आगे की जो चल के देखिए, आप देखते हैं क्रम से
तो पहले मैंने एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला, ठीक है, डेंसिटी निकाली, स्पीड निकाली, ठीक है, फिर उसका एक्सेलरेशन निकाला, फिर ये फोर्स निकाला है। तो आगे और भी जो फार्मूले बनेंगे उनमें फोर्स जो है, जहाँ जहाँ भी फोर्स आएगा, जिस भी फार्मूले में फोर्स का इस्तेमाल होगा वहाँ पर ये जो है ये डायमेंशनल फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको हमेशा याद रखिए, इसको रट लीजिए एकदम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है mLT-2 फोर्स के लिए होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट में आप डालिए। इसी तरह का और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे वर्क की। वर्क आपको पता है कि W इज इक्वल टू वर्क इज क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, FD होता है, या FS कह लो, या FS cos थीटा कह लो, ठीक है। cos थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और देखिए फोर्स की डायमेंशन अभी आपने क्या निकाला, mLT-2, और D क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है। तो लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं L, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, mL² T-2, mL² T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन की बात करें तो 1, 2, -2, 1, 2, -2, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अभी तक आपको सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला बताते जा रहे हैं। इनकी SI यूनिट भी जो है आप लिखते जाएं साथ में। तो अगर हम बात करें एरिया के लिए, जो SI यूनिट होगी मीटर स्क्वायर हो गए, ठीक है। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब हो गया, स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड हो गया, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फोर्स के लिए न्यूटन हो गया। जो SI यूनिट इस्तेमाल होती है न्यूटन, या हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से जो वर्क है, वर्क को हम लोग जो है जूल में मेजर करते हैं। जो SI यूनिट है इसका जूल है, ठीक है। SI यूनिट इसका क्या है, जूल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला इसका, स्टैंडर्ड जो SI यूनिट है वो इसका जूल है। तो इसके बाद देखिए वर्क हो गया। वर्क के बाद अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, अब देखो एनर्जी जो है अभी मैंने बताया था कि जो SI यूनिट होता है वो जो है कोहेरेंट है और जो है, तो उस केस में हमने कहा था कि एक ही जो है वर्क हो गया। एनर्जी देखते हैं। एनर्जी, तो एनर्जी अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी अगर है तो मैकेनिकल एनर्जी में दो तरीके की एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी। चलो पहले काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें तो ये होता है 12mv², जहाँ पर हाफ ये कांस्टेंट हो गया, m मास, v वेलोसिटी है। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है, उसके लिए अगर हम देखें तो हाफ ये जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। मास का डायमेंशन जो है वो कैपिटल M है। मास, यहाँ पर पावर देखिए 1 है तो यहाँ पर पावर 1 लगेगी। वेलोसिटी के लिए जो है वो LT-1 है और इस पर पावर हमने 2 लगा रखी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, mL² T-2,
तो ये देखिए अभी हमने निकाला था वर्क के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला आया था mL²T-2, वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी आया है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का या एनर्जी का, और ये जो है इसकी डायमेंशन की बात करें तो 0,2, 0,2, -1,2, इसका डायमेंशन है, और mL²T-2 इसकी डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट जो है वो इसकी जूल होगी। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको कोई डेफिनेशंस वगैरह लिखनी हो या कोई डेरिवेशंस वगैरह आप जब करेंगे तो वहाँ पर दो चीज़ें आपको बताना ज़रूरी रहता है। जब भी आप फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ड्राइव करने के बाद एक तो आप उसकी SI यूनिट बताएंगे, और SI यूनिट बताने के बाद डायमेंशनल फार्मूला भी ज़रूर लिखेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप डेरिवेशंस करेंगे, जो भी फार्मूला आप ड्राइव करेंगे कहीं पर भी किसी भी मतलब तरीके से, तो वहाँ पर आप दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे विशेष। एक तो उसका SI यूनिट आपको बताना रहेगा, और उसके बाद उसका जो है डायमेंशनल फार्मूला बताना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, जैसे कहीं आपने फोर्स की डेफिनेशन लिखी तो फोर्स की डेफिनेशन लिखने के बाद फोर्स का हम SI यूनिट बताएंगे, न्यूटन है, और उसके बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2 है, वो बताएंगे। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं mgh। ठीक है, तो m के लिए मास के लिए तो हो गया m। देखो g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या होगा, L/T-2, और हाइट के लिए, हाइट किसमें मेजर करेंगे, लेंथ एक तरीके से, तो इसके लिए L का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा, mL/2 एंड T⁻²। देखिए सेम फार्मूला आ गया जैसा कि काइनेटिक एनर्जी में निकाला था। तो ये इसका भी डायमेंशन कितना है, 1,2, -2 है, और इसको भी हम लोग जूल में व्यक्त करेंगे। ठीक है, जूल में व्यक्त करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्रेशर की। ठीक है, चलो पहले लीनियर मोमेंटम कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग। तो संवेग जो होता है स्मॉल p = m/v होता है, जहां पर m मास है और v वेलोसिटी है। तो p का जो p का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, मास का तो हो जाएगा m, मास के लिए m का इस्तेमाल करते हैं, और वेलोसिटी के लिए L/T-1 का इस्तेमाल करते हैं। ये हो जाएगा mL/T-1। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है संवेग के लिए। ठीक है, संवेग के लिए, और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा 1,1,1,1, क्रम यही रखिए हमेशा। मास के लिए सबसे पहले लिखा जाता है, लेंथ के लिए उसके बाद, टाइम के लिए उसके बाद। ठीक, उसके बाद देखिए पावर की बात करें। पावर जो होता है कैपिटल P = जो होता है पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ये पावर हो गया। तो वर्क के लिए अभी आपने क्या निकाला, वर्क के लिए निकाला mL/2 T⁻²/T। तो T ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो पावर के लिए हो जाएगा mL²T-3। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है पावर का। ठीक है, और डायमेंशंस क्या होगी, 1,2, -3। अच्छा, अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट जो होता है पावर का, वो एक नया यूनिट है वाट। ठीक है, वाट। तो पावर के लिए हम लोग SI यूनिट होती है वाट, ये ध्यान रखना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेशर।
प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। F बराबर PA होता है, हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, F बराबर PA। ठीक है, P प्रेशर हो गया और A एरिया हो गया, F फोर्स हो गया। तो फोर्स के लिए अभी हमने निकाला था MLT-2, ये हमेशा ध्यान रखना है, रट लेना है एकदम। और एरिया के लिए होता है L²। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M L की पावर, देखिए एक यहाँ पर, दो नीचे से माइनस जाएगा तो बचेगा माइनस का एक और T की पावर -2। तो डायमेंशन कितना हो गया इसका, 1, -1, -2। तो प्रेशर के लिए जो है हम लोग इसको देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल में इसको लिखा जाता है, प्रेशर को पास्कल में व्यक्त करते हैं। ठीक है, PA कैपिटल की, स्मॉल ए, पास्कल। ठीक, चलिए, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए और देखते हैं इसी तरह से इम्पल्स है। तो इम्पल्स के लिए देखिए क्या है, इम्पल्स को जो है हम लिखते हैं फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। कितने कम समय में कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया गया, वो इम्पल्स बताता है, इम्पल्स। इसको आवेग कहते हैं, हिंदी में आवेग कहते हैं। तो ये हो गया फोर्स इंटू टाइम। फोर्स के लिए MLT-2 और टाइम के लिए T हो गया, तो हो जाएगा MLT-1, MLT-1। तो ये आपका हो गया इम्पल्स। इम्पल्स हो गया न्यूटन सेकंड, हिंदी में कहते हैं, देखो फोर्स के लिए न्यूटन और टाइम के लिए सेकंड, तो SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड। ठीक है, उसके बाद बात आती है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स, बलाघूर्ण जिसको हिंदी में कहते हो। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का था, फोर्स होता है और मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आर्म होती है, जहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ से, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। मान लीजिए फोर्स ऐसे लगाया है और ये रोटेशन ऐसे होना है, इसको ऐसे रोटेट करना है, फोर्स ऐसे लगाया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, इसको फोर्स आर्म कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स हो गया MLT-2, इसकी डायमेंशन हो गई, और फोर्स आर्म क्या है, लेंथ हो गई, भाई लंबाई होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोलते हो। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स आर्म। तो L देखिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ML²T-2। एक यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो एनर्जी के लिए हमने निकाला था उसका फार्मूला भी, डायमेंशनल फार्मूला भी ML²T-2 था, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स का भी फार्मूला आया है ML²T-2। तो एक बात विशेष ध्यान रखनी, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे SI यूनिट की, तो न्यूटन मीटर होगा, SI यूनिट होगी न्यूटन मीटर। एनर्जी में, एनर्जी के लिए हम लोग न्यूटन मीटर नहीं लिखेंगे, बल्कि एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, एनर्जी के लिए हम लोग लिखेंगे जूल, लेकिन ये जूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बात पता चलती है कि किन्हीं दो भौतिक राशियों के लिए
डायमेंशनल फार्मूला तो एक समान हो सकता है, लेकिन यूनिट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यूनिट अलग हो सकती है, डायमेंशनल फार्मूला एक समान हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ध्यान रखिएगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स और एनर्जी दोनों के डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा दिखता है, लेकिन एसआई यूनिट दोनों की अलग अलग होती है। चलिए अब एक और चीज देखते हैं इसमें हम लोग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, देखिए फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, अगर फार्मूला आपको याद होगा तो फोर्स कांस्टेंट को देखिए क्या लिखते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्मॉल के इसको बोलते हैं। तो F बराबर माइनस के एक्स होता है, तो K बराबर हो जाएगा F अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है, देखो अप्लाइड फोर्स जो होता है, तो अप्लाइड फोर्स लिख सकते हो, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस स्मॉल के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इनटू एक्सटेंशन, लेंथ ऑफ एक्सटेंशन, लेंथ ऑफ एक्सटेंशन। स्प्रिंग को आपने खींचा तो कितना एलोंगेट हो गई, वो डिस्टेंस x हो गई। तो फोर्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एलोंगेशन होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब फार्मूले की जब हम बात करेंगे तो वहाँ डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे तो देखिए माइनस का जो है कोई मायने नहीं है, चिन्ह से लेना देना उसका नहीं है। तो k के लिए जो डायमेंशन की बात करें तो स्मॉल k की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन और बटे लेंथ की डायमेंशन। ठीक है, तो फोर्स के लिए हो गया m l स्क्वायर m l t माइनस टू, m l t माइनस टू, ये फोर्स हो गया, और लेंथ हो गया l, तो क्या होगा m l की पावर देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर माइनस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, m l की पावर 0 और t टू दी पावर माइनस 2। तो ये आपका फार्मूला हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग का, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग का। अच्छा, स्ट्रेस का देखें, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया अगर है तो फोर्स के लिए आपको पता है क्या होता है, m l t माइनस टू अपॉन एरिया l स्क्वायर, तो हो जाएगा m l पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो स्ट्रेस के लिए अगर हम देखें तो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हो गया m l माइनस 1 t माइनस 2। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगी, 1 कॉमा माइनस 1 और कॉमा माइनस 2, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो इसको, SI यूनिट इसकी होगी। स्ट्रेन देखो क्या होता है, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग एक है, स्ट्रेन के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा और यूनिट क्या होगी, दोनों चीज देखने वाली बात है। इससे फिर हम लोग एक कंक्लूजन पहुंचेंगे। देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन है क्या चीज पहले समझ लीजिए, आपको आगे चल के इसमें हम बताएंगे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाएंगे। देखिए स्ट्रेन क्या है कि अगर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया किसी इलास्टिक बॉडी पे, तो इलास्टिक बॉडी पे जब आपने फोर्स लगाया तो वो फोर्स क्या हुआ कि उसने बॉडी को एलोंगेट कर दिया, या उसमें विरूपण आ गया, विरूपण जिसको बोलते हो। तो
विरूपण आने के बाद क्या होगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा या उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो परिवर्तन होता है लेंथ में मान लीजिए परिवर्तन हुआ तो स्ट्रेन देखिए क्या होगा, स्ट्रेन विकृति जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन इन लेंथ कह सकते हो, लेंथ में कितना एक्सटेंशन हो गया, आपने कोई चीज पकड़ के खींची वो डेल्टा एक्स लंबाई बढ़ गई, टोटल लेंथ उसकी पहले एक्स थी और उसको जब खींचा हमने फोर्स लगाया तो डेल्टा एक्स लंबाई उसकी बढ़ गई, तो टोटल लेंथ हो गई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्सटेंशन कितना हुआ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स यानी कि डेल्टा एक्स, और उसको हम एक्स से डिवाइड कर दें तो वो स्ट्रेन कहलाता है। एक्सटेंशन इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन इन लेंथ है। इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें तो लेंथ के लिए डायमेंशन एल होती है, चाहे वो एक्सटेंशन हो और चाहे वो हम ओरिजिनल लेंथ की बात करें तो ओरिजिनल लेंथ भी उसकी डायमेंशन भी है। तो क्या हो जाएगा कि इसका जो एल की पावर 0 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया इसका, m0 l0 t0, m0 l0 t0। तो ऐसी क्वांटिटी यानी कि इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या है 0 0 0। तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ठीक है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है यानी, और इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। देखिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि लेंथ की यूनिट से ओरिजिनल लेंथ की यूनिट को हम डिवाइड करेंगे एक्सटेंशन से और ओरिजिनल की लेंथ को, तो क्या होगा कि मीटर अपॉन मीटर बराबर मीटर की पावर 0 यानी कि कोई यूनिट नहीं। तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है। तो ये क्या होता है, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी और यूनिट लेस क्वांटिटी। ना तो इसकी डायमेंशन है ना ही इसका कोई यूनिट है। चलिए अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी देखें। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जाहिर सी बात है कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, उसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो स्ट्रेन के फार्मूले के, स्ट्रेस के फार्मूले के बराबर आएगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन निकला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m0 l0 और t0। ऊपर क्या निकाला था अभी, स्ट्रेस के लिए क्या निकाला था हम लोगों ने, m, ठीक है, m l की पावर -1 t की पावर -2, m l की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया था, एरिया ऊपर गया तो एल स्क्वायर ऊपर गया, माइनस का 2 हुआ, एक एल माइनस हो गया तो माइनस का L1 m L1। तो इससे देखिए क्या निकलेगा, ये m l की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है सरफेस टेंशन, बहुत ज़्यादा हर एक लगभग हर एक एग्जाम में इसका मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछ दिया जाता है, ठीक है। और वैसे भी जितने भी अभी तक फार्मूले बताए हैं, जब भी आप आगे फिजिक्स में जब आप डेरिवेशंस करोगे या इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको सारे के सारे डायमेंशनल फार्मूले लिखने पड़ेंगे और इनकी एसआई यूनिट भी लिखनी पड़ेगी सबकी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन देखिए क्या होता है, सरफेस टेंशन में सरफेस टेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, F अपॉन L होता है, आपको पता होगा, फोर्स अपॉन लेंथ, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में। तो फोर्स अपॉन लेंथ है, तो फोर्स के लिए अगर हम सरफेस टेंशन S होता है, S से इसको डिनोट करते हैं, तो S का डायमेंशन बात करें तो m l t -2 अपॉन L, तो वैल्यू क्या आ जाएगी
m l की पावर 0 t की पावर -2। ये सरफेस टेंशन के लिए डायमेंशनल फार्मूला है। और इसका जो अगर हम बात करें कि SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो SI यूनिट हो गई फोर्स के लिए न्यूटन और नीचे लेंथ के लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर की पावर -1, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया। फिर सरफेस एनर्जी की बात करें। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन की बात हुई है तो एनर्जी की बात कर लेते हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, तो देखिए सरफेस एनर्जी क्या होती है कि जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया, देखो आपको अगर ये फॉर्मूले याद हैं, इनके सूत्र याद हैं तो इन सूत्रों से आपको बना लेना है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला आपको याद नहीं रखना है सबका, लेकिन ये आपको ये सूत्र इनका जो है वो जरूर याद रखना है, इनका फार्मूला जरूर याद रखना है कि सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन का क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, ठीक है, मोमेंटम क्या क्या होगा, जो जो भी है उन सब के आपको फार्मूले याद रखने हैं और उससे फिर आपको जो है डायमेंशनल फार्मूला बना लेंगे। तो एनर्जी के लिए भी आप लोगों ने देखा था कि क्या होता है, ml² t-2 होता है, ml² t-2 होता है, ml² t-2 होता है। ठीक है, और जो एरिया है, एरिया के लिए l² होता है, तो l² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m l की पावर 0 t की पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखो इसको क्या कहते हैं, एनर्जी जो है जूल में है और एरिया क्या है, मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा इसका जो SI यूनिट होगा क्या होगा, जूल मीटर की पावर -2, जूल पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सरफेस एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट देखें, चलिए कुछ और कर लेते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट देख लेते हैं। और ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप में जब देखिएगा आगे चलके थ्योरी आप पढ़ेंगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे जब आगे, तो अपने आप धीरे धीरे ये सारे फार्मूले आपके आते जाएंगे, हर एक चैप्टर में ये फार्मूले आते जाएंगे। लगभग 250 फार्मूले आप लोग पढ़ लेते हैं पूरे 11th और 12th मिला करके। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है ये आप समझिएगा कि जैसे जैसे जो है हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं या किसी डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं, तो वेलोसिटी ग्रेजुअली जो है वो चेंज होती जाती है, बढ़ती जाती है, घटती जाती है, जैसा भी होगा, माइनस में होगा तो घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी तो प्लस में होगा। तो डिस्टेंस के हिसाब से जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जाती है। तो इसको देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रवणता जिसको बोलते हो, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, ये होगा देखिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वेलोसिटी में चेंज की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, देखो m 0 हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए क्या होगा, m0 l t-1 और अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई, l हो गई, ये हो जाएगा m0 l0 t की पावर -1।
तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो इसको पर सेकेंड के रूप में लिखा जाता है, साइन यूनिट इसकी हो जाएगी पर सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला देखिए क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में फोर्स को डिवाइड कर देते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखिए फोर्स m L/T - 2 और एरिया L², वेलोसिटी ग्रेडियंट m0 L0 T - 1। तो पास देखिए क्या हो जाएगी, m की पावर कितनी हो गई, यहाँ से 0 ऊपर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। l की पावर देखिए 2 माइनस की 1 प्लस की है तो माइनस की 1 हो गई। t की पावर -2 है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, वो नीचे वाला ऊपर जाएगा। ये तो m l पावर -1 t पावर -1, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये। तो वैसे देखें तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन में, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर एरिया है, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास जो है सूत्र हैं। मैंने बताया जैसा कि लगभग आप 2 साल में 11th और 12th में मिला करके 250 फार्मूले लगभग पढ़ डालते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक जो फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है कि वो क्वांटिटी, वो राशि, यानी वो क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए मेजर कर सकते हैं, इसको हम लेंथ के रूप में मेजर कर सकते हैं, कोई क्वांटिटी है तो उसको लेंथ के रूप में, मास के रूप में, टाइम के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट वो मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला डेराइव करना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमें सूत्र पता है, उसका फार्मूला पता है। तो इसी तरह से हम बाकी और भी करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कुछ और भी करेंगे। इसके अलावा हम लोग यूजेस देखेंगे कि इनके यूजेस क्या हैं, डायमेंशनल फार्मूले के यूजेस क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच।